नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस सच तक जाएंगे जो बड़ी बड़ी और सेंसेशनल हेडलाइंस के पीछे छुपा होता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जो नंबर्स पहली नजर में दिखते हैं ना, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। एकदम सरफेस लेवल पर चीजों को देखना मतलब आधी तस्वीर देखना। तो चलिए आज इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और मार्केट की असली हकीकत को समझते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, -74%, सच में किसी को भी चौंका सकता है। आईटीसी का Q4 नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले सीधे 74% गिरकर 5,113 करोड़ रुपए पर आ गया है। पहली बार सुनने में लगता है, भाई ये अचानक क्या हो गया मार्केट की इतनी बड़ी कंपनी को। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी आर्थिक गिरावट आ गई हो। लेकिन रुकिए, क्या सच में अंदर की खबर इतनी बुरी है? इस रहस्य से पर्दा उठाता है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में बेस इफेक्ट कहते हैं। असल कहानी यह है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में आईटीसी को अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर से लगभग 15,179 करोड़ रुपए का एक मैसिव वन टाइम गेन हुआ था। अब उस असाधारण मुनाफे ने पिछले साल का बेस इतना बड़ा कर दिया ना कि इस साल का जो एकदम नॉर्मल रेगुलर मुनाफा है वो उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा। यानी सिंपल शब्दों में, बिजनेस खराब नहीं हुआ है, बस पिछले साल का रेफरेंस पॉइंट ही अनयूजुअली बड़ा था। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या देखने वाले हैं? पहले हम आईटीसी के बिजनेस की इस हेडलाइन और उसकी हकीकत को कंपेयर करेंगे। फिर एफएमसीजी और होटल सेगमेंट की बेहतरीन परफॉर्मेंस, उसके बाद टैक्सेस और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को आखिर क्या मिला, और आखिर में Q4 मार्केट के कुछ और मजेदार और नए हाइलाइट्स को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सुर्खियां और रियलिटी एक दूसरे से आखिर कितनी अलग हैं। अब इस कंपैरिजन को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ नेट प्रॉफिट 74% गिरा हुआ दिख रहा है, वही बेस इफेक्ट जिसके बारे में हमने अभी बात की। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, कंपनी की जो असली सेहत का पैमाना है, यानी ओवरऑल Q4 रेवेन्यू, वो एक्चुअली 17% बढ़कर 21,695 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू में ये जबरदस्त उछाल बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इनका कोर बिजनेस ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बहुत सॉलिड तरीके से ग्रो कर रहा है। अब जरा उन स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने इस साल आईटीसी की ग्रोथ को ड्राइव किया है। आईटीसी होटल्स के आंकड़े तो इस साल सच में नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। होटल रेवेन्यू 16% बढ़कर 4,139 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 39% जंप करके 888 करोड़ हो गया। दुनिया भर में कितनी आर्थिक अनिश्चितताएं चल रही हैं, राइट? फिर भी इनके हॉस्पिटैलिटी विंग के लिए ये पूरा साल एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। तो आखिर इस ग्रोथ के पीछे था क्या? रिटेल डिमांड, कॉन्ट्रैक्टेड बुकिंग्स, माइस इवेंट्स यानी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स और एग्जीबिशंस, और हाँ, शादियों वाले सेगमेंट ने रेवेन्यू को काफी बूस्ट किया। पर सबसे खास बात क्या थी? कंपनी ने अपनी एसेट राइट स्ट्रैटेजी पर चलते हुए 33 नए होटल प्रॉपर्टीज साइन किए। ये अपनी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नंबर है और अब तक का इनका सबसे बड़ा एनुअल साइनिंग रिकॉर्ड है। इससे इनका फ्यूचर रोड मैप काफी क्लियर दिखता है। और देखिए, ये तेजी सिर्फ होटल्स तक ही सीमित नहीं रही। जो इनका नॉन सिगरेट एफएमसीजी सेक्टर है, उसने भी चौथे क्वार्टर में 15% का जबरदस्त सर्ज दिखाया। अब हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में सप्लाई चेन डिसरप्शंस जैसी चुनौतियां आई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टेपल्स, बिस्किट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ने इस सेगमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बनाए रखा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो चलिए अब टैक्सेस और ग्लोबल हेडविंड्स की बात करते हैं। और ये स्टेटमेंट एक बहुत ही गंभीर समस्या को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है, जो सरकार और लीगल इंडस्ट्री दोनों के लिए सरदर्द बनी हुई है। आईटीसी मैनेजमेंट के अनुसार जो इलिसिट यानी अवैध सिगरेट ट्रेड है, उसकी वजह से सरकारी खजाने को हर साल लगभग 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सोचिए, ये अवैध व्यापार लीगल इंडस्ट्री का लगभग 1/3 हिस्सा कवर कर चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा आर्थिक मुद्दा है। इसके अलावा Q4 में कुछ और रोड ब्लॉक्स भी आए, जैसे कि फरवरी में सिगरेट पर लगने वाले टैक्स में एक अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद कंपनी को नई टैक्स स्ट्रक्चर में एडजस्ट करना पड़ा और कीमतों में मामूली इजाफा करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके कारण इनके एग्री बिजनेस के कई शिपमेंट्स को रोकना या डिफर करना पड़ा। चलिए अब इन सब चैलेंजेस और ग्रोथ के बीच देखते हैं कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के हाथ आखिर क्या लगा। यहाँ इस विशाल आंकड़े पर गौर करना बहुत जरूरी है। 89,913 करोड़ रुपए है। ये FY26 के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू है। ये फिगर अपने आप में
सॉलिड प्रूफ है कि इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कितना रिजिलियंट है और मुश्किल हालात में भी मार्केट में टिके रहने की इनकी क्षमता कितनी स्ट्रांग है। एक और स्ट्रैटेजी जिस पर अंदर ही अंदर काम हुआ वो था इंटरनल कंसोलिडेशन। कंपनी ने अपनी 2 होली ओन सब्सिडियरीज श्रेष्ठा और विमको का पूरी तरह से इंटीग्रेशन कर लिया है, बस इसलिए ताकि इनका एफएमसीजी ऑपरेशंस और ज्यादा सरल, एफिशिएंट और मार्केट में मजबूत हो सके। और इन्हीं मजबूत नतीजों का फायदा सीधे शेयर होल्डर्स को मिला है, जिनके लिए 8 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है। इसकी टाइमलाइन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। 27 में रिकॉर्ड डेट थी, 23 जुलाई को इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और उसके ठीक बाद 24 से 29 जुलाई के बीच पे आउट विंडो रखी गई है, जहां निवेशकों को उनका लाभांश मिल जाएगा। चलिए अब आईटीसी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ब्रॉडर Q4 मार्केट में और क्या दिलचस्प चीजें हुई हैं। एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला होनासा कंज्यूमर की तरफ से। आप जानते होंगे ये मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी है। इनका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना, यस एग्जैक्टली 3 टाइम्स बढ़कर 69 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इसके साथ ही उन्होंने अपना सबसे पहला मेडन डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। और अगर हम आंकड़ों से हटकर कुछ नए मार्केट इनोवेशंस की बात करें तो एक बेहद अनोखी एसेट क्लास लॉन्च हुई है जिसका नाम है रेन मुंबई फ्यूचर्स। बेसिकली ये एनसीडीएक्स पर ट्रेड होने वाला एक वेदर डेरिवेटिव है जो आईएमडी के रेनफॉल डेटा को यूज करता है। इसकी मदद से किसान और कंस्ट्रक्शन कंपनीज अचानक मौसम बदलने या बारिश होने से जो आर्थिक नुकसान होता है उसके खिलाफ खुद को हेज कर सकते हैं। ये सच में दर्शाता है कि नए रिस्क को हैंडल करने के लिए हमारा मार्केट कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो आखिर में हमारा क्रूशियल पॉइंट यही है, अगर 74% प्रॉफिट ड्रॉप जैसा डरावना आंकड़ा असल में एक मजबूत ऑपरेशनल हेल्थ का इशारा हो सकता है, तो क्या हमें मार्केट की इन हेडलाइंस पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए या उनके पीछे की पूरी कहानी देखनी चाहिए? ये वही सवाल है जो आज मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं। हमेशा आंकड़ों की गहराई में उतरिए और पास्ट रेफरेंस पॉइंट्स को जरूर समझिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, आगे भी ऐसी ही इनसाइट्स पर चर्चा करते रहेंगे।